हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो नंबर जो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर पास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर ये कोई सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा, उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। किसी गिवन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होता है, उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है। वैसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अगर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? देखिए ये एरिया एक सरफेस है और एरिया का डायरेक्शन आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। जब हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया इस तरह से रखा हुआ, सरफेस इस तरह से रखा हुआ है, तो इसके एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेस हो जाएंगे, तो इस 6 फेस के एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए अगर इस फेस की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा इस तरफ, इस फेस की बात करें तो इसका एरिया का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, इस फेस की बात करें तो इसके एरिया का डायरेक्शन इसके ऊपर हो जाएगा, इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। सामने वाले फेस का एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा बाहर, उस तरफ वाले फेस का एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर। तो एरिया का डायरेक्शन हम जब भी कंसीडर करेंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगे। अगर हमारे पास एक स्फीयर है और इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया मान लो, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा वो किससे पास होगा? सेंटर से। जब भी आप स्फीयर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेंटर से पास होगा। तो स्फीयर पे अगर एरिया कट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, जो किससे पास होगा? सेंटर से, है ना। ये है एरिया का डायरेक्शन, हम क्या रखेंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये तो पता चल गया, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस है कितना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, उसी के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। अब हमारे पास अगर एक सरफेस है, इस तरह रखा हुआ है 3D U, तो इस तरह से एक सरफेस रखा हुआ है, इससे होकर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है। और एक और हमारे पास एरिया है और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब पास हो रहा है। तो आप गौर से देखिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसमें फील्ड लाइन, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसमें फील्ड लाइन क्या काफी पास पास है, और ये तो इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या दूर दूर है। तो आप देखिए इसमें फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, ये φ1 है और इसका फ्लक्स मान लीजिए φ2 है, तो φ1 जो है वो φ2 से क्या ज्यादा है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा और उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो कम जो फील्ड लाइन होगा वो दूर दूर होगा, कम फील्ड लाइन होगा उसके मुकाबले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कम, उससे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पता चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फील्ड लाइन काफ़ी पास होगा, तो एक फिक्स सरफेस से वो ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक, अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखते हैं। देखिए बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके सामने मैं अगर एक छोटा सा एरिया रखूं, ऐसा मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 3D है इस तरह से, तो एक छोटा सा एरिया रखा मैंने, ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके सामने छोटा सा एरिया रखा और इसके बाद एक बड़ा सा एरिया रख दिया। तो बताइए किस सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइन पास होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा, इस वाले से ज्यादा फील्ड लाइन पास होगा और इससे कम फील्ड लाइन पास होगा। तो छोटा एरिया होगा तो फील्ड लाइन भी कम पास होगा, एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन भी ज्यादा पास होगा, और जितना ज्यादा फील्ड लाइन पास होगा तो फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स होता ही क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फ्लक्स जो होगा वो एरिया के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइन उससे पास होगा और फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, एक और बात, दो फैक्टर तो पता चल गया फ्लक्स का, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए एक चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और आपने सरफेस को ऐसे रख दिया, आपने सरफेस को ऐसे रख दिया, तो इससे आप गौर से देखो फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, सबसे चारों का चारों फ्लक्स पास हो रहा है इसके अंदर से, चारों फील्ड लाइन इससे जा रहा है। तो इस केस में एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला ये सरफेस ऐसे है तो एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हो गया एरिया का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या हो गया, फाई क्या हो गया, मैक्सिमम। फ्लक्स कितना हो गया, मैक्सिमम। देखिए सारा फील्ड लाइन पास हो रहा है। अगर इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे ही रहने दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इसी तरफ रहने दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है, लेकिन अब सरफेस को मैं ऐसे रख देता हूं, इस तरह से। ये 3D डायग्राम है, मैंने ऐसे रख दिया, ये सरफेस को मैंने इस तरह से रख दिया, तो इसके एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये सरफेस ऐसे है तो एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया का डायरेक्शन हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर। अब गौर से देखिए, इस सरफेस से एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रहा, सारा फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, और आपने सरफेस ऐसे रख दिया, फील्ड लाइन जा रहा है, ये दो फील्ड लाइन से मान लीजिए ऐसे जा रहा है। अगर आप इसमें आपने ऐसे सरफेस रखा था, इससे दोनों फील्ड लाइन पास होगा, लेकिन अगर आपने सरफेस ऐसे रख दिया तो इस सरफेस से तो एक भी फील्ड लाइन नहीं पास होगा, सारा का सारा ऊपर से निकल जाएगा, तो एक भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रहा है। तो इस केस में देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। और जब एंगल 90 है तो देखिए इस सरफेस से एक भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रहा है। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर एंगल 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, और एंगल अगर 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। और आप बताइए, अगर cos 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1। आप cos 90 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और क्वांटिटी cos थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको और अच्छे समझाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया सिंपल तरीके से, E A cos थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर उसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा E A cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो एंगल किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड
एरिया वेक्टर। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें इस चीज को, तो ये फाई किसके इक्वल हो जाए बताइए, ई ए कॉस थीटा क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जो फ्लक्स है इज स्केलर क्वांटिटी। इसके वैसे भी नंबर है, नंबर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है वेबर। इसकी एसआई यूनिट इज वेबर। या फिर आप यहां से बता सकते हैं फ्लक्स की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसके एसआई यूनिट हो जाएगी। तो ये फ्लक्स के बारे में था। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखिए। अब फ्लक्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल केस है, इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं फ्लक्स क्या होता है। देखिए हमने पहले फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर को हम अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, आपको याद रखना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट वेबर होती है। इतना पढ़ लिया। अब हम कुछ स्पेशल केस करते हैं। इस एरिया के थ्रू हमें क्या निकालना, फ्लक्स। ये सर्कुलर एरिया है, इस तरह रखा हुआ, इसके एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो अब आप ध्यान दीजिए, थीटा यहां पर कितना होगा, थीटा 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल किसके बीच का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो आप देखिए एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये 30 डिग्री तो प्लेन के साथ ये एंगल बना रहा है, इस सर्कुलर प्लेन के साथ। तो ये वाला जो एंगल होगा 60 डिग्री, यही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर थीटा हम 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन में 2। इस केस में आ जाते हैं। इस केस में देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए इस तरह से सरफेस रखा हुआ है, तो इसके एरिया का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया, 0। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ई ए। अब इस केस में गौर से देखिए, एरिया इस तरफ है, ऐसे रखा हुआ एरिया, तो इसके सरफेस, तो इसके एरिया का डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स कितना होगा, 0। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये जो 60 डिग्री है ये ऐसे है बेटा, ये प्लेन, इस सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ऊपर वाला एंगल। लेकिन आपको जो थीटा लेना होता है वो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का। तो ये अगर सरफेस ऐसे, तो ये प्लेन इसके साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, लेकिन इसके एरिया का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, इस तरफ से होगा। तो इसके एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हुआ एरिया वेक्टर। वो जो 60 डिग्री है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सरफेस का प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, और ये प्लेन के साथ एंगल बना रहा था 60। तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले में जो लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। तो आंसर आ जाएगा √3 ई ए अपॉन में 2।
चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं फ्लक्स के और अच्छे समझने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, बिल्कुल इजी सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एरिया वेक्टर दे रखा है और फ्लक्स आपको निकालना है। और आप जानते हैं फ्लक्स किसके इक्वल होता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप लिख दीजिए ऐसे ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। इस 6i को लिख दीजिए 6i कैप 0 j कैप और 0 k कैप, और आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12, और ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, और ये भी क्या आ जाएगा 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 12, डॉट प्रोडक्ट करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 12। ये अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम समझते हैं। देखो बच्चे, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये सामने बोर्ड के क्या है z एक्सिस, ये इस तरह से, चलो इधर यहाँ बना देते हैं, ये है z एक्सिस, ये बोर्ड के बाहर है, ऐसा बना दिया यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए xy प्लेन में एक एरिया, एक स्क्वायर रखा हुआ ये xy प्लेन में, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि ये हो गया। और ये कौन सा एक्सिस होता है, z एक्सिस। तो अगर कोई स्क्वायर xy प्लेन में है तो उसका एरिया किधर होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग। अगर xy के में रखा हुआ स्क्वायर तो एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, z एक्सिस के अलॉन्ग। अगर कोई प्लेन yz, कोई स्क्वायर yz xz प्लेन में रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, तो इसका सरफेस का, इसके एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा एरिया। और ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस। यानी कि अगर कोई प्लेन xz प्लेन में रखा हुआ है तो उसके एरिया का डायरेक्शन किधर हो गया, y के अलॉन्ग। देखिए, और अगर कोई xy प्लेन में रखा हुआ है तो उसके एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, z के अलॉन्ग। उसी तरह से अगर कोई स्क्वायर या कोई प्लेन रखा हुआ है yz प्लेन में तो उसके एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ, यानी कि x के अलॉन्ग। ये कौन सा प्लेन था, yz प्लेन। ये कौन सा प्लेन था, xz प्लेन। अब गौर से देखिए, xy प्लेन के एरिया का डायरेक्शन हो गया z के अलॉन्ग, yz प्लेन के एरिया का डायरेक्शन हो गया x के अलॉन्ग, और xz प्लेन के एरिया का डायरेक्शन हो गया y के अलॉन्ग। तो याद रखना, xy है तो z के अलॉन्ग एरिया होगा, yz प्लेन है तो x के अलॉन्ग एरिया होगा, अगर xz प्लेन है तो एरिया क्या होगा, y के अलॉन्ग। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब यहां देखिए, तो अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इसको समझने के बाद अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए हमारे पास दे रखा स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन xy प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, और आपको फ्लक्स निकालना है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन, मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। एक स्क्वायर जिसका साइड 10 सेंटीमीटर xy प्लेन में रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो, और आपको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए बेटा क्या चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है, एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो स्क्वायर है तो एरिया तो कितना हो जाएगा, एरिया तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर 100, लेकिन अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका हमें डायरेक्शन निकालना होगा। तो ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, और अभी बताया अगर कोई प्लेन XY प्लेन में रखा हुआ है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, Z के अलॉन्ग। और Z को दिखाने के लिए कौन सा कैप लगा देंगे, K कैप। तो और स्टाइल में अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0I कैप 0 J कैप और प्लस में 100 K कैप। और फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट करेंगे, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 आंसर आ जाएगा 6000 वेबर। ये आ गया फ्लक्स।